समस्त विद्यार्थियों का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, आखिर वैद्युत आवेश होता क्या है। आज से लगभग 600 ईसा पूर्व यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने यह देखा कि अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन पर रगड़ा जाता है तो अंबर नामक पदार्थ कागज के छोटे छोटे टुकड़े या लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि गिलबर्ट ने यह बताया कि ऐसा केवल अंबर नामक पदार्थ में ही नहीं होता, बल्कि सभी पदार्थों में इस तरह का गुण थोड़ा बहुत पाया जाता है। अब उन्होंने ये बताया कि जैसे कांच की छड़ के लिए रेशम के कपड़े पर रगड़ने के बाद कांच की छड़ के लिए अगर कागज के छोटे छोटे तिनके या टुकड़ों के पास में ले जाते हैं तो कांच की छड़ भी कागज के टुकड़ों को या लकड़ी के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसी तरह से आबनूस की छड़ के लिए अगर बिल्ली के खाल पर रगड़ दिया जाए तो आबनूस की छड़ भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े या लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकला कि कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं जिनमें तुम्हारे कागज के छोटे छोटे टुकड़े या वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होने लगता है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि जिस समय पर वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है जिसकी वजह से इस तरह की प्रक्रिया या इस तरह का गुण हमें दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि यहाँ पर जिस समय पर अंबर को ऊन से रगड़ा गया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया या आबनूस की छड़ के लिए बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं को जो आकर्षित करने की एक स्थिति आ रही है तो इसमें यहाँ पर ये एक तरह से एक कारण हो गया जिसकी वजह से वस्तुएं दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित हो रही हैं। तो यहाँ से हमारा ये निष्कर्ष निकला कि वैद्युत आवेश जो है वो एक तरह का कारण हो गया जिसकी वजह से वस्तुएं दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित होना शुरू हो रही हैं। तो यहाँ से हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में ये कह सकते हैं कि वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति से वस्तु अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है वैद्युत आवेश कहलाता है। दोबारा से फिर सुन सकते हैं आप लोग इस चीज के लिए कि वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति से वस्तुएं अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं या अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उनमें उत्पन्न हो जाता है, तो उस कारण को ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। और इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति से वस्तु में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति से वस्तु में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। तो इस तरह से वैद्युत आवेश हमारा एक कारण होगा जिसकी वजह से वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। अब यहाँ पर इसके बारे में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया कि जिस समय पर कांच की दो छड़ों के लिए रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया और रगड़ने के बाद कांच की एक छड़ को दूसरी वाली कांच की छड़ के जब पास ले गए तो ये देखा गया कि कांच की छड़ एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही थी, मतलब एक दूसरे से दूर हट रही थी। ऐसा ही
आबनूस की दो छड़ों के लिए बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो उसमें एक छड़ के लिए जब दूसरी छड़ के पास ले गए तो वहां पर भी आबनूस की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, मतलब एक दूसरे से दूर हट रही थी। लेकिन अगर जब ऐसा देखा गया कि कांच की छड़ को जब आबनूस की छड़ के पास ले गए तो कांच की छड़ आबनूस की छड़ के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो यहां से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रक्रिया केवल एक तरह की नहीं होगी, केवल आकर्षित करने की नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर एक बार स्थिति आकर्षित करने की है और एक बार स्थिति यहाँ पर प्रतिकर्षित करने की है। तो इस तरह से यहाँ पर आवेश के दो प्रकार कर दिए गए, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो यहाँ नई लाइन में लिखेंगे हम लोग, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हमारा एक होता है धनावेश और दूसरा होता है हमारा ऋण आवेश। तो आकर्षित और प्रतिकर्षित करने की घटना के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के दो नामकरण कर दिए, एक तो धनावेश और एक हमारा ऋणावेश। अब इसमें यह है कि कब आकर्षित करेंगे कब प्रतिकर्षित करेंगे, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। जिस समय पर आवेश हमारे एक जैसी प्रकृति के होते हैं, दोनों ही धनावेश हो हमारे या दोनों ही हमारे ऋणावेश हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों आवेश एक दूसरे के लिए प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों धनावेश हैं तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों ऋणावेश हैं तो भी दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जिस समय पर आवेश की प्रकृति यहाँ पर विपरीत तरह की होती है, एक धनावेश हो दूसरा ऋणावेश हो, या एक ऋणावेश है और दूसरा धनावेश है, तो ऐसी स्थिति में विपरीत वाली प्रकृति के क्षेत्र में दोनों आवेश एक दूसरे के लिए आकर्षित करते हैं। अगर एक धनावेश है एक ऋणावेश है तो हमेशा वो एक दूसरे के लिए आकर्षित करेंगे। अब इसके बाद में इतना पता लग गया कि भाई आवेश दो प्रकार के होंगे, धनावेश ऋणावेश, वस्तुएं आपस में रगड़ी जाएंगी, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से एक धनावेशित हो जाएगी एक ऋणावेशित हो जाएगी। तो यहाँ पर यह देखने में आया कि आवेश की सबसे कम मात्रा कितनी हो सकती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होगी। तो जो सबसे कम मात्रा होगी उसके लिए हम लोग मूल आवेश बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे मूल आवेश। फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश में हम लोग ये जानेंगे कि आवेश की सबसे कम अर्थात न्यूनतम मात्रा कितनी हो सकती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकती है। तो अब मूल आवेश में जानेंगे, देखो वस्तुओं के बीच में आवेश का जो आदान प्रदान है वो एक न्यूनतम मात्रा या एक न्यूनतम इकाई स्मॉल ई, जिसके लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं स्मॉल ई के पूर्ण गुणांकों के रूप में ही हो सकता है। किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में आवेश का आदान प्रदान आवेश की एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणांकों के रूप में ही हो सकता है, और इस न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई को ही मूल आवेश कहते हैं। तो यहां पर हम लोग इसको लिख लेंगे वस्तुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान आवेश की एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणांकों के रूप में ही किया जा सकता है।
वस्तुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान आवेश की एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणांकों के रूप में ही किया जा सकता है। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई को ही मूल आवेश कहते हैं। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई को ही मूल आवेश कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, मूल आवेश वस्तुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान आवेश की एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणांकों के रूप में ही किया जा सकता है। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई को ही मूल आवेश कहते हैं। अब इस मूल आवेश स्मॉल ई का मान कितना होगा? तो इस स्मॉल ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो यहां इसको लिख देंगे, इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो मूल आवेश में हम लोगों ने ये जाना कि वस्तुओं के बीच में आवेश का आदान प्रदान आवेश की एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणांकों के रूप में ही किया जा सकता है और आवेश की इस न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई को ही हम मूल आवेश कहेंगे। इसका मान हमारा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होगा। अब मूल आवेश के बाद में हम लोग हेडिंग डालेंगे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। अब आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या है? हम लोगों ने मूल आवेश में ये जाना कि वस्तुओं के बीच में आवेश का आदान प्रदान केवल एक न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणांक के रूप में ही हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इस बात में एक तरह से एक शर्त दिखाई दे रही है कि केवल पूर्ण गुणांकों के रूप में ही हो सकता है, कम ज्यादा नहीं होगा, भिन्नात्मक तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोगों के लिए जो एक तरह का गुण दिखाई दे रहा है वो गुण ही हमारा क्वांटीकरण या परमाणुकता है। कैसे? किसी वस्तु को आवेश एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणांक के रूप में ही दिया जा सकता है और आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। फिर से एक बार सुन लेंगे कि किसी वस्तु के लिए आवेश एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणांक के रूप में ही दिया जा सकता है। और अब यहाँ पर ये एक शर्त हो गई कि केवल पूर्ण गुणांक के रूप में ही दिया जा सकता है। तो आवेश का जो गुण है कि पूर्ण गुणांक के रूप में ही दिया जा सकता है, तो आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे किसी वस्तु को आवेश एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणांक के रूप में ही दिया जा सकता है। आवेश के इस गुण को
आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। किसी वस्तु को दिया गया आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N एक पूर्णांक है। तो किसी वस्तु को आवेश एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल e के पूर्ण गुणांक के रूप में ही दिया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। तो किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश Q बराबर प्लस माइनस n, प्लस माइनस का मतलब है कि दिया गया आवेश धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है, जहां स्मॉल n एक पूर्णांक है। n का मान अगर 1 है तो e हो जाएगा, 2 है तो 2e, इस तरह से केवल पूर्ण गुणांकों के रूप में ही चलेगा। यहाँ पर एक बार जो कुछ हमने पढ़ा उस पर एक बार दोबारा से फिर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति से वस्तु में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश होगा। अगर आवेश एक जैसी प्रकृति के होते हैं तो हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के होते हैं तो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आवेश की सबसे कम मात्रा कितनी हो सकती है उसके लिए हम लोग यहाँ से जानते हैं, मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। वस्तुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान आवेश की एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल e के पूर्ण गुणांकों के रूप में ही किया जा सकता है, और आवेश की इस न्यूनतम मात्रा स्मॉल e को मूल आवेश कहते हैं, और इसका मान हमारा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक विशेष प्रकार का गुण दिखाई दिया कि केवल पूर्ण गुणांक के रूप में ही हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास में हेडिंग थी आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। तो किसी वस्तु को आवेश एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल e के पूर्ण गुणांक के रूप में ही दिया जा सकता है। आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां स्मॉल n एक पूर्णांक संख्या रहेगी, और प्लस माइनस का मतलब अभी बताया था कि आवेश धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। अब यहाँ पर आवेशों के बीच में एक तो आकर्षण वाली क्रिया थी और एक हमारे पास में प्रतिकर्षण वाली क्रिया थी। तो आवेशों के बीच में जो आकर्षण बल है, जो प्रतिकर्षण बल है, इस तरह से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए एक वैज्ञानिक थे कूलाम, फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम। तो कूलाम ने आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए एक नियम दिया था, जिसके लिए उनके ही नाम से कूलाम का नियम कहते हैं। तो हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। और यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आवेश Q1 और यहाँ पर आवेश Q2, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r। कोई भी हमारे पास में दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो यहाँ पर कूलाम ने अपना क्या नियम दिया था उसके लिए हम लोग जानेंगे। अब नियम क्या था उसको सुनेंगे जरा। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, स्थिर का मतलब यह है कि दोनों ही आवेश रुके हुए होने चाहिए, गतिमान नहीं होने चाहिए। तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार सुन लेंगे। यहाँ पर नियम में हमारे पास में दो बातें निकल करके आई
कि दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसके बाद में अगली बात ये कि जो बल होगा उसकी दिशा किधर की तरफ होगी, यह कैसे होगी। तो यहाँ पर जो वैद्युत बल की दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अनुदिश का मतलब मिलाने वाली रेखा की बिल्कुल सीध में रहेगी, Q1 से Q2 की ओर और Q2 से Q1 की ओर, कभी भी घुमावदार तरीके से नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग कूलाम के नियम को लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ध्यान देंगे जरा। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। देखेंगे जरा किस तरह से। हमारे पास में यहाँ पर दो बातें थी कि जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती रहेगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। अर्थात में क्या होगा, लगने वाला बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती वाली चीजें जो है वो सामने रहती हैं और व्युत्क्रम वाली चीज हमेशा बटे में रहती है। F यहाँ पर अनुक्रमानुपात का चिन्ह लगाएंगे, Q1 Q2 और बटे हो जाएंगे R²।
दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा करके यहाँ एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और जिस समय पर अनुक्रमानुपाती हम लोग घटाते हैं उस समय पर एक नियतांक लिखा जाता है। यहाँ पर एक नियतांक जो कि दिया गया है उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर इतना पूरा एक नियतांक रहेगा और बाकी को वैसे ही लिख देंगे Q1 Q2 और बटे हो जाएंगे R। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हटा करके एक नियतांक आ गया और बाकी के Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और कैपिटल K क्या है उसको जानेंगे। एप्सिलॉन नॉट के लिए निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं। निर्वात वो जगह होती है जहाँ पर वायु ना हो, तो निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है और कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक होता है। इसके लिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता तथा कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता तथा कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक हो गया। अब यहाँ पर अगर निर्वात होती है या फिर वायु होती है हमारी, तो निर्वात या वायु के लिए ये कैपिटल K का मान हमेशा 1 रहता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए कैपिटल K बराबर 1। निर्वात या वायु के लिए कैपिटल K का मान हमेशा 1 रहेगा, तो K की जगह पर जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 रखने से केवल कितना बचेगा हमारे पास F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। K का मान 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 से गुणा करने पर इतना ही रहेगा, बाकी Q1 Q2 बटे R। इतना हो जाएगा हमारे पास में कूलाम का नियम। अब हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और केवल एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के मान फिक्स होते हैं जिनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं नोट करके। नोट में लिख देते हैं ऐसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसका मान हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और केवल एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक था हमारा कूलाम का नियम। फिर से एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ दो आवेश Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी है r। तो नियम हमारा ये था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रहती है। तो जो बात नियम में थी उसको हम लोगों ने लिख लिया, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R²। अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटा करके बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर एक नियतांक लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, जहां हमारी एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है और कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक होता है। निर्वात या वायु के लिए कैपिटल K का मान हमेशा 1 रहता है, तो K का मान जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो केवल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। इतना हमारा कूलाम का नियम हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ चीजों के मान थे उनको हम लोगों ने लिख दिया है नोट में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।